राधे राधे, वेलकम बैक टू बुक रीडिंग सेशन। और ये फाइनल त्रिभुवनों की गाथा का आखिरी जो पार्ट है, विच इज 12th हाउस। हमने इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर 6th हाउस और 8th हाउस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स को देखा कि अलग अलग जब प्लैनेट्स आते हैं तो क्या व्याख्या की जाती है, उसकी क्या रेमेडीज हो सकती हैं, क्या किस तरीके से उसको डिकोड करना चाहिए, प्लैनेट्स के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं उस पर्टिकुलर हाउस में। फॉर एग्जांपल 6 में रोगऋण रिपु के घर में जब कोई प्लैनेट जा रहा है तो किस तरीके से उसका रिजल्ट इंटरप्रेट करेंगे। 8th हाउस जिसको हम हिडन हाउस कहते हैं, डेथ का हाउस होता है, अंधेरे वाला घर है, वहां पे अगर कोई प्लैनेट आ रहा है तो उसे कैसे इंटरप्रेट करना है। अब आते हैं 12वें घर के ऊपर। 12वां घर जो कि मोक्ष कारक घर कहा गया है, मोक्षदायक घर है। 12वां घर आपकी इमीडिएट पास्ट लाइफ से रिलेट करता है। तो जो पंचम घर है वो आपके पूर्व पुण्य है। पूर्व पुण्य यानी अभी तक आपने जितने जन्म लिए हैं, जिस भी फॉर्म में लिए हैं, एज ए ह्यूमन और एनी जीव, अब वो जीवों के अंदर आपने जो भी कर्म किए हैं, अच्छे या बुरे, पूर्व पुण्य की बात हो रही है ना, आपने क्या कर्म क्या अर्जित किया है, वो एक्यूमुलेटेड जो कर्मा है वो हमारा आएगा 5th हाउस के अंदर। वही इमीडिएट आपका पास्ट बर्थ कैसा रहा है, पास्ट बर्थ में आपका मेजर लाइफ का पैटर्न क्या रहा है, कौन-सा ग्रह 12वें घर में आ रहा है तो उसे कैसे इंटरप्रेट करना है, मैलेफिक है तो कैसे इंटरप्रेट करना है, वो सारी चीज़ें अब हम 12th हाउस के सीरीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज़ वन ऑफ माय पर्सनली फेवरेट सीरीज़ बिकॉज़ यहाँ क्या है, पेंडिंग कर्मा के बारे में आपको मालूम पड़ेगा कि आपका पास्ट बर्थ, आप इस जन्म में पैदा हुए हो तो पिछले जन्म से क्या कर्म करके पैदा हुए हो, इस जन्म में आपको क्या करना है। थोड़ा-सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो या क्यूरियोसिटी है माइंड में, चीज़ों को डिकोड करने की जिज्ञासा है, तो शायद आप काफ़ी कुछ समझ पाएँगे कि आपको कोई लग्न अगर मिल रही है इस जन्म के अंदर, आपकी लग्न के अंदर कोई राशि अगर राइज़ कर रही है, तो उसका मेजर रीज़न क्या है? 5th हाउस के अंदर अगर कोई राशि है, तो पास्ट बर्थ में ऐसा क्या किया है जिसकी वज़ह से इस बर्थ के अंदर आपको ये लाइफ़ पैटर्न देखना पड़ रहा है। तो हम पहला ग्रह पहले ग्रह के ऊपर चर्चा कर लेते हैं 12वें घर में, जो कि सूर्य है। तो सूर्य क्योंकि आत्मा का कारक है, सूर्य ग्रहों में राजा कहा जाता है। इट्स अ सोल सिग्निफिकेटर। तो सन किंग जब 12th हाउस में जाता है, मर्ण कारक स्थान होता है उसका वो, जब लग्न में होता है, क्योंकि 12th हाउस के अंदर ना एकदम घप अंधेरा होता है। सुबह सूर्य की रोशनी, क्योंकि ईस्टर्न होराइजन पे सनराइज करता है, पहली किरण से पहले जो अंधेरा होता है वो 12th हाउस का अंधेरा है। तो जब 12th हाउस में सन जैसा प्लैनेट, जो इतना ब्राइट प्लैनेट है, वहां जाके बैठेगा तो फिर कितना कंफर्टेबल होगा अ, उस उस पर्टिकुलर सिनेरियो में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे 12th हाउस को। हम वो देखते हैं कि पंडित कृष्णशान ने लाल किताब के माध्यम से अपनी नॉलेज से इसको किस तरीके से डिकोड किया है। और इस चर्चा के अंदर अमृता प्रीतम के कैसे-कैसे क्वेश्चंस रहे हैं। शायद जो क्वेश्चंस आपके मन में उठे वो क्वेश्चंस अमृता प्रीतम पहले पूछ चुकी हैं। तो आई होप यू एन्जॉय दिस रीडिंग। 12वें घर के बारे में बात कर रहे हैं, 12वां घर सूर्य। आज पंडित कृष्णशान जी ने तीसरे त्रिक की बात करनी थी, टेवे के 12वें घर की, जो खर्च और खात्मे का घर होता है, मोक्ष मुक्ति का घर होता है। इसलिए वह अपनी किताबों और डायरियों को एक चौकी पर रखकर जब बैठ गए तो मैंने हंसकर कहा, 12वें घर के सूर्य से बात शुरू करते हैं। ये बताओ कि इस घर का सूर्य अपनी किरणों को कैसे खर्चेगा, किस सूरत में, और इंसान की चेतना को कितनी भर किरणें देगा। बात यह है, पंडित जी कहने लगे, सूर्य आत्मा का कारक है। 12वें घर में बैठा सूर्य अचेत मन में पड़े हुए उन दुखों और सुखों का संकेत देता है जो पिछले जन्म की घटनाओं ने अचेत मन में डाल दिए होते हैं। इस बात को जरा गहराई से देखना होगा। कई बार इंसान को अचेत ही मौत के नाम से डर लगता है, वो अकारण खौफजदा हो जाता है। उस समय देखना होगा कि 12वें घर का सूर्य कितनी डिग्री का है। अगर वो 5-6 डिग्री का हो या बहुत कम डिग्री का हो, तो यह एक संकेत है कि पिछले जन्म में जो मौत हुई थी, वो 20-21 साल की उम्र में हुई होगी। इसलिए पिछले जन्म की मौत से डरा हुआ इंसान इस जन्म में लंबी उम्र चाहता है और इसलिए मौत के नाम से डरता है।
यह बात ना समझी जाए तो मन में एक दुविधा पैदा हो जाएगी। ऐसे हर कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए अचेत मन को समझना होता है और यह 12वें घर का सूर्य ये सब कुछ समझने में सहायक होता है। मैंने पूछा, पिछले जन्म को समझने के लिए कहते हैं कि टेवे का 5वां घर देखना चाहिए। अभी देखो हम यही बात कर रहे थे कि 5th हाउस तो पास्ट बर्थ एक्यूमुलेटेड कर्मा है, पूर्व पुण्य को हम 5वें घर से देखते हैं। तो यही क्वेश्चन यहाँ अमृता प्रीतम जी ने पूछ लिया कृष्ण शांति से। वे कहने लगे, ये सही है, पर वह जन्म जन्मांतरों को समझने के लिए है। 12वें घर का संबंध दरअसल अभी हुए बीते जन्म के साथ होता है, जन्म जन्मांतरों के साथ नहीं। इसलिए सूर्य क्योंकि आत्मा का कारक है, वो 12वें घर में हो तो आत्मा को समझने में मदद मिलती है। और यह बात भी कि इस घर को वैसे ही मोक्ष मुक्ति का घर कह लिया जाता है, तो एक अतिशयोक्ति है। वास्तव में यह एक जीवन के खात्मे का घर है। मोक्ष का अर्थ होता है जिसके बाद कोई और जन्म ना हो, पर यह ऐसा संकेत नहीं होता, सिर्फ एक जन्म की समाप्ति का होता है और यह संकेत भी कि पूर्व जन्म में इंसान मर्द के जामे में था। मैंने पूछा, यह ठीक है कि सूर्य आत्मा का कारक है, पर बाकी ग्रह भी तो अहम पहलुओं के कारक होते हैं। अगर सूर्य यह बता देता है कि इंसान पूर्व जन्म में मर्द के जामे में था, तो क्या चंद्र, बुध और शुक्र जैसे ग्रह यह बताते हैं कि पूर्व जन्म में इंसान स्त्री के जामे में था? बात सचमुच एक गहरे चिंतन में उतर गई थी। पंडित जी कहने लगे, हाँ, चंद्र, बुध, शुक्र, शनि ये संकेत देते हैं कि पूर्व जन्म एक स्त्री का जन्म था। सूर्य, मंगल, केतु पूर्व जन्म में मर्द होने का संकेत देते हैं। और जो बात आपने पूछी थी कि सूर्य इस घर में बैठकर इंसान की चेतना को कितनी भर किरणें देगा, उसका यही जवाब है कि वह अचेत मन को समझने के लिए इंसान की मदद करेगा। पर इस घर में शनि या राहु की दृष्टि से सूर्य अशुभ हो जाता है, इसलिए ऐसी मदद करने से असमर्थ हो जाता है। ऐसी हालत में इंसान के चेतन मन और अचेत मन के बीच का रिश्ता टूट जाता है। शायद यवन विचारधारा ने इसलिए कहा है कि 12वें घर के सूर्य वाले इंसान अजीब होते हैं। दरअसल ये लोग उसी हालत में अजीब हो सकते हैं जब इस जन्म के चेतन मन में और पिछले जन्म के अचेतन मन में तालमेल नहीं बैठता। इस घर में सूर्य होने से इंसान दिखावे के लिए बहुत खर्च करता है। हाँ, ये बात जरूर है कि सूर्य उच्च का हो या स्व राशि का हो तो खर्च अच्छे कामों के लिए होता है, दूसरे के भले के लिए। या प्रेरणा उच्च के सूर्य से मिलती है या स्व राशि के सूर्य से। मैंने पूछा, फिर तो तुला का सूर्य धन दौलत को बेकार कामों के लिए खर्च करवा देगा। वे कहने लगे, ये ठीक है, तुला का सूर्य नीच का होता है, वो वैसे ही करवाएगा। पुराने समय में बड़े जमींदारों के लोग जो ऐश परस्ती में जायदादें उड़ाते थे, उनका सूर्य तुला राशि का ही होता था। 12वें घर में, इस घर में शुभ सूर्य वाला व्यक्ति दूसरों के भले के लिए काम करके या किसी तरह का परोपकार करके प्रसिद्धि प्राप्त करता है। लाल किताब के अनुसार इस घर का सूर्य सुख की नींद पर पराई आग में जलने वाला होता है। यह विचार सिर्फ इस हालत में सही बैठता है जब इस घर में सूर्य शुभ हालत में हो। ऐसी हालत में व्यक्ति को घर रोजगार की चिंता नहीं रहती, वो सुख की नींद सो सकता है। पर बृहस्पति के इस पक्के घर में बैठे सूर्य के अंतर्मन में परोपकार की इतनी तीक्ष्ण इच्छा पैदा होती है कि वो पराई आग में हाथ डालने के लिए भी तैयार हो जाता है। मैंने पूछा, क्या यहाँ की सूर्य की रोशनी इतनी तीखी होती है कि इंसान की आंखें चौंधिया जाती हैं? कहते हैं कि 12वें घर में सूर्य हो तो आंखों को जरूर तकलीफ होती है। वे कहने लगे, इस घर का अशुभ सूर्य नजर पर जरूर बुरा प्रभाव डालता है। कई बार ये भी देखने में आया है कि यहाँ सूर्य का संबंध अगर राहु के साथ हो जाए तो सिर की खोपड़ी संबंधी रोग पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा राहु इस आकाश के घर में बैठे सूर्य को अपने नीले धुएं से ढक लेता है। इंसान को परोपकार में मिलने वाली नेक कामी की जगह बदनामी मिलने लगती है। यहाँ सूर्य किसी भी हालत में हो तो उसका फल टेवे वाले के लिए अशुभ हो जाएगा। अगर उसका मकान अंधेरे वाला हो और मकान में कोई ऐसा आंगन बरामदा ना हो जहां से सूर्य की कुदरती रोशनी आ सकती हो, यहाँ सूर्य व्यापार के लिए शुभ फल देता है और ऊंचे ओहदे की नौकरी में भी जल्दी उन्नति का कारण बनता है। पर ऐसा व्यक्ति अगर शनि राहु के कामों में पड़ जाए तो उसे रोटी तक नसीब होनी मुश्किल हो जाती है। ऐसे कामों में निर्माण, मजदूरी, दस्तकारी, बिजली का काम, तेल शराब का काम शामिल है। इन कामों का संबंध राहु शनि के साथ होता है।
यहाँ सूर्य होने की हालत में व्यक्ति जिस हद तक धर्म के कामों में पैसा खर्चेगा, सूर्य उस हद तक शुभ प्रभाव देगा। इस घर में सूर्य का किरदार साधु स्वभाव का होता है, पर साधु हो जाना उसका किरदार नहीं होता। मैंने कहा, ये बात पकड़ में आती है। बृहस्पति के घर में बैठकर सूर्य ने सहज मन साधु स्वभाव का होना है, पर अगर वो दुनिया त्याग कर साधु हो जाए तो ये उसका सहज किरदार नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य दुनियावी प्राप्तियों का संकेत है और उनका त्याग एक सहज त्याग नहीं हो सकता। वे कहने लगे, इसलिए ग्रंथों में उसे साधु होने से मना किया गया है और कहा गया है कि अगर वो घर बार त्याग कर साधु होगा तो उसे अंतरात्मा की शांति नहीं मिलेगी। मैं हंस दी। कहा, जिनकी कुंडली में सूर्य प्रधान हो वो राजमहल के साधु होते हैं। पंडित जी हंसने लगे और कहने लगे, इसलिए खुदा न खास्ता ऐसा व्यक्ति अगर साधु हो जाए तो सारी उम्र बड़े बड़े मठ ही बनाता रहेगा। मैंने पूछा, पंडित जी, ऐसे इंसान के कार रोजगार के बारे में भी कोई संकेत देना चाहोगे? वे कहने लगे, हाँ, ये संकेत दे सकता हूँ। ऐसा इंसान गेहूं और सोने चांदी से संबंधित काम करे तो उसके लिए काम शुभ होंगे। गेहूं सूर्य का कारक है, सोना बृहस्पति का कारक, चांदी चंद्र की कारक। पर अगर राहु से संबंधित वस्तुओं का कोई भी काम करेगा तो वह शुभ नहीं होगा। मैंने पूछा, पंडित जी, रिश्ते में भी तो ग्रहों से जुड़े होते हैं। मैंने पूछा, पंडित जी, रिश्ते भी तो ग्रहों से जुड़े होते हैं। ये भी बता दो कि शनि राहु के साथ जुड़े कौन से रिश्ते होते हैं जो इस 12वें घर के सूरज के लिए शुभ नहीं होते। वे कहने लगे, पहले राहु शनि की वस्तुओं की बात करते हैं। इन वस्तुओं में कच्चे कोयले का काम, हाथी दांत का कारोबार और बिजली के कामों का ठेका शामिल है। साथ ही काले माह और सरसों का तेल जिन कामों में उपयोग होता है वो काम भी वर्जित हैं। अब बात आई रिश्तों की। राहु का सबसे बड़ा कारक साला होता है। साले के साथ मिलकर कोई भी काम धंधा करना बर्बादी के रास्ते की ओर ले जाएगा, बल्कि ससुराल की ओर से किसी भी रिश्तेदार के साथ मिलकर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इसी तरह पुलिस और अस्पताल के महकमे भी राहु के अधिकार में आते हैं। इन महकमों में काम करना भी अशुभ फल देगा। इनके अलावा कुछ खास किस्म के व्यक्ति होते हैं जो राहु का पूरा प्रभाव जाहिर करते हैं। इनके साथ मिलकर काम करना भी बड़ा अशुभ हो जाएगा। मैंने कहा, राहु के प्रभाव वाले इंसानों की पहचान तो बता दीजिए। वे कहने लगे, बेऔलाद व्यक्ति और एक आंख से काना व्यक्ति राहु के प्रभाव की सीधी निशानी है। फिर कुछ सोचते से पंडित जी मुस्कुराए, कहने लगे, एक और राजदराना बात बताऊं कि 12वें घर में काल पुरुष की कुंडली के मुताबिक मीन राशि होती है। उस राशि में शुक्र उच्च का होता है। यहाँ बैठा सूर्य अगर ऊंचे घर की ओर ऊंचे ख्यालों वाली स्त्री के साथ संबंध रखेगा तो उसके लिए बड़ा शुभ होगा। उससे उलट अगर वह किसी नीच मन की नीच काम वाली स्त्री के साथ संबंध पैदा कर लेगा तो उसका घर बार तबाह हो जाएगा। मैंने कहा, सूर्य का ये किरदार सचमुच बहुत प्यारा है। इसके तेज प्रताप को कायम रखने वाला कोई उपाय भी बता दो। वे कहने लगे, यहाँ सूर्य को और तेजमय करने के लिए बंदरों को गुड़ डालना चाहिए। बंदर सूर्य का कारक है और गुड़ मंगल का, यानी सूर्य के प्रभाव में मंगल को मिलाकर उसकी शक्ति को और बढ़ाने का तर्क है। और दूसरी हालत में जब सूर्य शुभ ना हो तो सूर्य की कारक वस्तु भूरी चींटियों को सतनाजा डालना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर सन। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। और अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे चंद्र 12वें घर में क्या व्याख्या की गई है। तब तक के लिए राधे राधे।